नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका सुबह आईएएस की आज की स्पेशल क्लास में। तो बच्चों, आज से हम विजन आईएएस की पीटी 365 इकोनॉमिक्स सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक के जितने सारे करंट अफेयर्स उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं क्लियर किए गए हैं। पीटी 365 का पर्पस सिर्फ न्यूज पढ़ाना नहीं, बल्कि करंट अफेयर्स को बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से जोड़कर यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट बनाना होता है। इस सीरीज में हम बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई, मौद्रिक नीति, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट को कंटेस्ट के साथ समझेंगे। पीटी 365 को हम रट्टा मार के नहीं, बल्कि कॉन्सेप्ट प्लस प्रीलिम्स से पढ़ेंगे, प्रीलिम्स एंगल से पढ़ेंगे, ताकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो आज की क्लास में हम देखेंगे आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक हमारा है बैंकिंग और मौद्रिक नीति। बैंकिंग और मौद्रिक नीति के तहत हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की मौद्रिक नीति, केंद्रीय सरकार को हस्तांतरित अधिशेष राशि, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना 2021, आरबीआई से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां और पहले, एनबीएफसीएस के लिए स्व नियामक संगठन, एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक के लिए प्राथमिकता क्षेत्र ऋण मानदंड, सरफेसी अधिनियम, अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तो इन सारे टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है, बैंकिंग और मौद्रिक नीति, बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आरबीआई की मौद्रिक नीति, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति, प्रमुख उपकरण, विस्तृत अवलोकन, यहाँ पे हम देख लेते हैं। विस्तृत अवलोकन, इसका जो उद्देश्य है मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना और आर्थिक विकास को प्रगति प्रदान करना। जो आरबीआई मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य है, यहाँ पे देखिए कि मात्रात्मक उपकरण यानी ऋण की मात्रा, ये प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था में समग्र मुद्रा आपूर्ति को प्रभावित करते हैं, अब हम देखते हैं गुणात्मक उपकरण, ऋण की दिशा, इसमें क्या होता है, ये विशिष्ट क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को चयनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों रेपो रेट, आरआर, रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है, वह दर जिसमें आरबीआई बैंकिंग वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है, रेपो दर कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि आरबीआई जब बैंकों को ऋण देता है, क्या करता है, आरबीआई बैंक को जब ऋण देता है, अल्पकालिक समय के लिए बैंक को ऋण देता है, तो उसे कहते हैं हम रेपो रेट यानी रेपो दर। इसे मुख्य नीतिगत दर माना जाता है। दर बढ़ती है तो मुद्रा आपूर्ति कम होती है, जब दर बढ़ती है तो मुद्रा आपूर्ति जो होती है वह कम होती है। इस तरीके से रेपो रेट हम सबने देख लिया। तो बच्चों, कमेंट में हमें बताइएगा कि रेपो दर कितना है वर्तमान समय में। अब देखते हैं रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर क्या होता है, रिवर्स रेपो दर वह होता है जिसमें क्या होता है, रिवर्स रेपो दर में होता है कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है, जब आरबीआई जो है कि उधार लेता है बैंकों से, जब आरबीआई बैंकों से उधार लेता है उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो दर।
बैंकों से उधार लेकर बाजार की अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करता है। जब यहाँ पे दर बढ़ती है तो मुद्रा आपूर्ति कम होती है रिवर्स रेपो दर में। अब हम यहाँ पे देखते हैं CRR, नकद आरक्षित अनुपात, CRR, और निवल मांग और समय देयताओं का वह अनिवार्य प्रतिशत जिसे बैंकों को नगद रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है। इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। CRR जब बढ़ता है तो बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होती है। बैंकों की साख सृजन क्षमता कम होती है, तो उसकी जो है कि मुद्रा आपूर्ति साख सृजन क्षमता कम होती है। जब यहाँ पे CRR बढ़ता है तो यहाँ पे यानी CRR का मतलब होता है बच्चों कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। उसके बाद यहाँ पे NDTL का जो होता है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, CRR जब बढ़ता है बैंकों की साख सृजन क्षमता जो है कि वह कम होती है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, अभी तक तो हम जो देख रहे थे मात्रात्मक उपकरण ऋण की मात्रा का, अब देखते हैं गुणात्मक उपकरण ऋण की दिशा में। तो हम देखते हैं नैतिक अनुनयन, नैतिक अनुनय। रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को नीतिगत निर्देशों के अनुपालन हेतु राजी करना और परामर्श देना यद्यपि बाध्यकारी नहीं है तथापि अत्यंत प्रभावी होता है, तथापि अत्यंत प्रभावी होता है। सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता, ऋण से मूल्य अनुपात में बदलाव करना, ऋण से मूल्य अनुपात में बदलाव करना। यहाँ पे देखते हैं उच्च मार्जिन संपार्श्विक पर कम ऋण राशि। इसका उपयोग मुख्य रूप से सट्टेबाजी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई, आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले बैंकों पर जुर्माना, प्रतिबंध या सस्तियां आरोप करना, सस्तियां आरोप करना। अब देखते हैं आपका SLR, SLR देखते हैं अब। सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात, NDTL का वह प्रतिशत जिसे बैंकों को अपने पास तरल तरल परिसंपत्तियों जैसे स्वर्ण, सरकारी प्रतिभूतियां, बांड के रूप में रखना अनिवार्य होता है, बांड के रूप में रखना अनिवार्य होता है। जब SLR बढ़ता है निजी क्षेत्र को ऋण देने की निधि जो है कि कम होती है। तो यहाँ पे होता है स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेट, यहाँ पे क्या होता है स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेट, लिक्विडिटी रेट SLR। इसमें क्या होता है जब SLR बढ़ता है तो निजी क्षेत्र को ऋण देने योग्य निधि कम होती है। तो यहाँ पे ये जो SLR होता है वह NDTL का वह प्रतिशत होता है जिसे बैंकों को अपने पास तरल परिसंपत्तियों जैसे चाहे सोना के रूप में, चाहे सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में या बांड के रूप में रखना अनिवार्य होता है। इस तरीके से हम सबने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी देखा, जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। इस तरीके से हम सबने देखा, CRR देखा, SLR देखा, और क्या कहते हैं NDTL देखा। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप अपनी नोट्स जो है कि जो नोट्स है उसको इससे रिलेट करके पढ़िएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं उसको करंट से रिलेट करके होता है। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बस आपको करंट की चीजें ही जानने की आवश्यकता है। इस तरीके से हम सबने इतने सारे टॉपिक को कवर किया। अब हम आगे देखते हैं केंद्र सरकार को हस्तांतरणीय अधिशेष राशि। तो सुर्खियों में क्यों है? आरबीआई ने 2024-25 के लिए 2.69 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष केंद्र सरकार को हस्तांतरित किया है। इस हस्तांतरणीय अधिशेष का निर्धारण केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित अधिक पूंजीगत फ्रेम EFC के आधार पर किया गया है, EFC के आधार पर किया गया है, किया गया है। आरबीआई की आय के प्रमुख स्रोत, EFC क्या होता है बच्चों? इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी।
यहाँ पे जो आरबीआई के आय के प्रमुख स्रोत हैं, जो आरबीआई के स्रोत के रिसोर्स जो है क्या है, देखिए सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज की वसूली आय, तरलता प्रबंधन साधनों जैसे कि चलनिधि समायोजन सुविधा को प्राप्त निवल ब्याज, ऋण, फिर सिग्नी यूरोज, मुद्रा मुद्रण से प्राप्त लाभ, विदेशी मुद्रा निवेश पर अर्जित ब्याज इत्यादि। तो जो आरबीआई के प्रमुख स्रोत हैं, इसके आरबीआई के आय के प्रमुख स्रोत हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क ईएफसी के बारे में। ईएफसी आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल कमेटी, ईएफसी। उत्पत्ति, ईएफसी को बिमल जालान समिति की सिफारिश के आधार पर आरबीआई द्वारा 2019 में लाया गया था। आरबीआई द्वारा 2019 में लाया गया था। ईएफसी उद्यमी व्यापी जोखिम प्रबंधन एंटरप्राइज वर्ल्ड रिस्क मैनेजमेंट ईआरएम फ्रेमवर्क 2012 का एक अभिन्न अंग है। ईएफसी रिस्क प्रोविजंस के उचित स्तर को निर्धारित करने और आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 47 के तहत किए जाने वाले लाभ वितरण के लिए एक पद्धति प्रदान करता है। वितरण के लिए एक पद्धति प्रदान करता है। आगे देखते हैं बच्चों। ईएफसी के तहत आर्थिक पूंजी के घटक, ईएफसी के तहत आर्थिक पूंजी के घटक, रियलाइज्ड इक्विटी, रियलाइज्ड इक्विटी, इसमें आरबीआई की पूंजी, आरक्षित निधि, आकस्मिकता निधि और अस्थि विकास निधि एडीएफ शामिल है। आकस्मिक जोखिम बफर कॉन्टिजेंट रिस्क बफेट, सीआरबी मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता ऋण के परिचालन संबंधी जोखिमों के लिए प्रावधान करने हेतु आरबीआई की रियलाइज्ड इक्विटी का घटक है। पुनर्मूल्यांकन शेष, रिवैल्यूएशन बैलेंस, इसमें से प्राप्त लाभ, अनरियलाइज्ड गेंस या निवल हानियां होती हैं जो विभिन्न दर, सोने की कीमत या ब्याज दर में उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। फ्रेमवर्क की अवधि देखें तो समिति ने हर 5 साल में फ्रेमवर्क की समीक्षा करने की सिफारिश की है। अगला टॉपिक देखते हैं आप सबका। अगला टॉपिक है बच्चों भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स। यह चर्चा में क्यों रहा, सुर्खियों में क्यों रहा? विदेशी मुद्रा भंडार पर भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम डेटा के अनुसार भारत का स्वर्ण भंडार यानी गोल्ड रिजर्व 102.3 मिलियन डॉलर का हो गया है। 102.3 मिलियन डॉलर का हो चुका है। अन्य संबंधित तथ्य, इस वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का हिस्सा 15% हो गया है, जबकि एक दशक पहले यह 7% था। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा यानी फॉरेक्स का प्रबंधन करने वाला मुख्य प्राधिकरण है। आरबीआई का स्वर्ण भंडार क्यों बढ़ रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि आरबीआई का स्वर्ण भंडार आखिर क्यों बढ़ रहा है? तो मुद्रा भंडार में विविधता लाने के लिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति स्रोत में विविधता लाई जा रही है। अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम किया जा रहा है। ये सारे प्रयास डॉलराइजेशन की दिशा के कदम है। जोखिम को कम करने के लिए इससे मुद्रा की विनिमय दर में अस्थिरता और उसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार के मूल्य में उतार चढ़ाव के जोखिम से बचने में मदद मिलेगी। जोखिम में बचने से मदद मिलेगी। आगे देखते हैं कि मुद्रास्फीति से निपटने में सहायक होता है। स्वर्ण भंडार को मुद्रास्फीति की स्थिति में संकट से बचाव के रूप में जमा किया जाता है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की क्रय शक्ति कम नहीं होती है। अब विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण का हिस्सा बढ़ाने से जुड़े जोखिम, कम तरलता या कम आपूर्ति कम होने से स्वर्ण को नकदी में बदलने की प्रक्रिया धीमी और महंगी होती है। शून्य रिटर्न मिलना, जमा स्वर्ण पर कोई ब्याज नहीं मिलता, वही मुद्रा जमा करने पर ब्याज मिलता है। भंडारण और सुरक्षा की अधिक लगान, भौतिक स्वर्ण के लिए सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है। यह प्राय घरेलू एवं विदेशी वाटसन में किया जाता है। इससे भंडारण, बीमा और परिवहन की लागत बढ़ जाती है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक देखते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार के घटक क्या क्या होते हैं? कंपोनेंट, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति एफसीए में ये अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलिया डॉलर और जापानी येन जैसी मुद्राओं में रखी जाती है।
तो अमेरिकी डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड स्टर्लिंग हो गया, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो गया और जापानी येन हो गया। मुद्राओं में रखी जाती है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, एफ सी ए, एफ सी ए। तो अगर देखें हम, एफ सी ए का फुल फॉर्म क्या होता है कि फाइनेंशियल तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का मतलब होता है फॉरेन करेंसी एसेट्स, असेट्स, फॉरेन करेंसी एसेट्स। तो यहाँ पे आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार, आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के पास भंडारण, अब देखते हैं विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, एसडीआर। यह आईएमएफ द्वारा सृजित ब्याज अर्जन वाली आरक्षित परिसंपत्ति है। यह सदस्य देशों की आरक्षित परिसंपत्ति के पूरक का कार्य करती है। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, आरटीपी, रिजर्व ट्रेंच पोजीशन, यह सदस्य देश के कोटा और आईएमएफ के पास उस सदस्य देश की मुद्रा की होल्डिंग के बीच का अंतर है। इसे कठोर शर्तों के बिना निकाला जा सकता है, इसे कठोर शर्तों के बिना निकाला जा सकता है। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है बच्चों। अगला टॉपिक है आप सबके सामने कि रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्समैन योजना 2021, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्समैन स्कीम 2021 सुर्खियों में क्यों था, चर्चा में क्यों था? केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्समैन योजना 2021 के दायरे में लाया गया था। रिजर्व बैंक एकीकृत ओम्बड्समैन योजना आरबीआई आरबीआईओएस 2021 के बारे में। तो इसका उद्देश्य क्या है? विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों को त्वरित, किफायती और सक्षम वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना। कवरेज, आरबीआई की नई घोषणा से पहले इस योजना के दायरे में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल रही हैं। पहला कौन सा है कि सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक, 50 करोड़ रुपए की जमा राशि वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक। एक ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर जो जमा राशि स्वीकार करती हो या कस्टमर इंटरफेरेंस रखने के लिए अधिकृत हो और जितनी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए है। सभी सिस्टम पार्टिसिपेंट इसमें भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले सिस्टम प्रोवाइडर शामिल हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, यह योजना आरबीआई की निम्नलिखित 3 ओम्बड्समैन योजना को एकीकृत करती है। बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना 2006, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना 2018, डिजिटल लेन देन के लिए ओम्बड्समैन योजना 2019। ये योजना एक देश एक ओम्बड्समैन के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि आरबीआई द्वारा विनियमित अलग अलग क्षेत्रों की संस्थाओं के लिए अलग अलग शिकायत निवारण प्रणाली नहीं होती सकती। ओम्बड्समैन 20 लाख रुपए तक का मुआवजा का आदेश दे सकता है। साथ ही वह शिकायतकर्ता के समय खर्च और किसी भी मानसिक परेशानी या उत्पीड़न के एवज में 1 लाख रुपए तक का अतिरिक्त मुआवजा के रूप में भुगतान का आदेश दे सकता है। आरबीआई से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण शब्दावलियां और पहले अदर की टर्म्स इनिशिएटिव रिलेटेड टू आरबीआई। सबसे पहले देखते हैं एसडीएफ। एसडीएफ, स्थायी जमा सुविधा। यह एक मौद्रिक उपकरण है जो वाणिज्यिक बैंकों से बिना किसी संपार्श्विक तरलता के अवशोषित करता है। एसडीएफ ने फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट की जगह ली है। ज्ञातव्य है कि फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट का वस्तुतः तरलता समायोजन सुविधा एलएएफ कॉरिडोर की न्यूनतम दर होती है।
यहाँ पे जो एसडीएफ होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। वहीं पे देखते हैं हम एल ए एफ। एल ए एफ क्या होता है? एल ए एफ तो ये होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। यह क्षणिक प्रकृति की तरलता को तब अवशोषित करेगा क्योंकि इसे ओवरनाइट के आधार पर संचालित किया जाएगा, लेकिन आरबीआई चाहे तो इसकी अवधि को बढ़ा भी सकता है। एलएएफ के लिए पात्र सभी बैंक और संस्थाएं इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। एसडीएफ ई कुबेर पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक अवकाश और सप्ताहांत सहित सप्ताह के सभी दिनों उपलब्ध रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो। अब देखते हैं VRR, परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो। यह यहाँ पे होगा वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो, वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो। यह आरबीआई द्वारा बैंकों से अल्प अवधि थोड़े समय के लिए अतिरिक्त धन को अवशोषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है। इसमें आरबीआई बैंकों से कुछ समय के लिए पैसा लेता है और इसके बदले उन्हें ब्याज देता है। इसमें परिवर्तन दर का अर्थ है कि ब्याज दर निश्चित नहीं होती, इसका निर्धारण बाजार के आधार पर किया जाता है। रिवर्स रेपो दर का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट है आप सबका, अगला पॉइंट है स्विच नीलामी, स्विच ऑक्शन। शुरुआत यह प्रक्रिया 2019 में आरबीआई द्वारा भारत सरकार की ओर से शुरू की गई थी। उद्देश्य अल्पावधि प्रतिभूतियों को दीर्घावधि प्रतिभूतियों के साथ बदलकर लोक ऋण की परिपक्वता अवधि का जो है कि प्रबंधन करना। प्रक्रिया बाजार के भागीदारों द्वारा सोर्स सिक्योरिटीज भारत सरकार को बेची जाती है, साथ ही डेस्टिनेशन सिक्योरिटीज को उद्धृत मूल्यों पर खरीदा जाता है। यह प्रक्रिया स्विच लेन देन मॉड्यूल के माध्यम से ई कुबेर पोर्टल पर संचालित होती है। अगला देखते हैं सह ऋण मानदंड या को लेंडिंग नॉर्म्स। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं एनबीएफसीएस के बीच को लैंडिंग व्यवस्था CLA के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। को लैंडिंग व्यवस्था के तहत विनियमित संस्थाएं RES आपस में साझेदारी कर उधारकर्ताओं को ऋण प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि वे वर्तमान विनियामक नियमों का पालन करें। विनियमित संस्थाएं रेगुलेटिंग इनिशिएटिव संस्थाएं वे संस्थाएं जो किसी सांविधिक नियामक निकाय के अधीन कार्य करती हैं और जिन पर नियमों के पालन की बाध्यता होती है। अब देखते हैं यहाँ पे बाध्यता होती है। संशोधित दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताएं। न्यूनतम हिस्सा, प्रत्येक विनियमित संस्था को ऋण का न्यूनतम 10% हिस्सा अपने पास रखना होता है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण PSL का दर्जा, यदि PSL मानदंडों से आता है तो हर ऋणदाता को लैंडिंग CL के तहत अपने हिस्से के लिए PSL दर्जे का दावा कर सकता है। एक समान परिसंपत्ति वर्गीकरण प्रणाली, यदि एक ऋणदाता किसी ऋण की गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है तो सभी अन्य साझेदार ऋणदाताओं को भी उस ऋण की NPA वर्गीकृत करना होगा। अब देखते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स PAS। दरअसल यह ग्राहकों द्वारा वस्तुओं, सेवाओं या निवेश उत्पादों की खरीद के लिए व्यापारियों के इंटरफेस फिजिकल वर्चुअल के माध्यम से पेमेंट के विभिन्न तरीकों, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या वॉलेट एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़कर व्यापारी को देता है। पेमेंट एग्रीगेटर के उदाहरण है पेटीएम, गूगल पे, पेपाल आदि। यह कंपनी 2013 के तहत कंपनी के रूप में पंजीकृत संस्था है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार नॉन बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई से मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य है। अब अगला है आपका वेज एंड मीन्स एडवांस। यह एक अस्थायी अग्रिम है जो आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को प्राप्त भुगतान में स्थायी असंतुलन को दूर करने के लिए दिया जाता है।
एड हॉक ट्रेजरी बिल्स के विपरीत डब्ल्यूएमए का उपयोग राजकोषीय घाटे को वित्त पोषित करने के लिए नहीं किया जाता। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी बेस एंड मींस एडवांस की सुविधा उपलब्ध है। डब्ल्यूएमए लिमिट आरबीआई केंद्र सरकार के सलाह तय करता है। कानूनी फ्रेमवर्क देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को वेज एंड मींस एडवांस प्रदान करने के लिए अधिकृत करता है। ब्याज दर वेज एंड मींस एडवांस ब्याज दर आरबीआई की रेपो दर होती है। हालांकि ओवरड्राफ्ट डब्ल्यूएमए की ऊपरी सीमा से अधिक एडवांस पर ब्याज दर रेपो दर से 2% अधिक होती है। अवधि वेज एंड मींस एडवांस दिए जाने की तारीख 3 महीने के भीतर इसका पूरी तरह से भुगतान करना होता है। अगला देखते हैं आरबीआई द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के रूप में देखा जा रहा है। यह विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करेगा और इसे ऋणदाताओं को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे ऋण लेने वालों की ऋण चुकाने की क्षमता का बेहतर मूल्यांकन कर सके। ओबीडीसी रिटेल सैंडबॉक्स या फिनटेक कंपनियों के लिए एक परीक्षण प्लेटफॉर्म है जहां वे नई तकनीकी समाधान विकसित और परीक्षण कर सकती हैं। सीबीडीसी केंद्रीय बैंक द्वारा जारी फिएट मुद्रा का डिजिटल रूप है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडीएस का टोकनाइजेशन या टोकनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वास्तविक परिसंपत्ति जैसे स्टॉक का डिजिटल रूप यानी टोकन बनाकर उसे ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में भंडारित किया जाता है। भंडारित जमा पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक यहाँ पे नेगोशिएबल मुद्रा बाजार लिखित है। इसे किसी बैंक या अन्य पात्र वित्तीय संस्थान में जमा की गई निधियों के बदले अभौतिक रूप से वचन पत्र या प्रॉमिसरी नोट के रूप में जारी किया जाता है। निगमनकर्ता इश्यूड बाय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लोकल एरिया बैंकों को छोड़कर तथा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अल्पकालिक संसाधन जुटाने के लिए अनुमत या चयनित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान इसे अंकित मूल्य पर या छूटे बट्टे के साथ जारी किया जाता है। इसकी परिपक्वता अवधि अधिकतम 1 वर्ष या न्यूनतम 7 दिन की होती है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने पीटी 365 इकोनॉमिक के अंडर बैंकिंग और मौद्रिक नीति से रिलेटेड सीआरआर, एसएलआर, आरआर और ट्रिपल आर, एसडीएफ और वीआरआर जैसे इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका नेक्स्ट पार्ट अगली क्लास में कंटिन्यू होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और इस चैप्टर को जरूर रिवाइज करें। बच्चों, स्वागत है आपका सुबह आईएएस की आज की क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं विजन आईएएस की पीटी 365 इकोनॉमिक का करंट अफेयर्स, जिसमें अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक के सारे करंट न्यूज इकोनॉमिक के प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक, चैप्टर 1 आरबीआई प्लस मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टॉपिक को ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे बचे हुए टॉपिक सेकंड पार्ट में। यही हमारा चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट भी होगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनबीएफसीएस के लिए स्व विनियामक संगठन, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनबीएफसीएस। इसका मतलब होता है बच्चों, एनबीएफसीएस का मतलब होता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। फाइनेंशियल कंपनी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। तो देखते हैं बच्चों, यह सुर्खियों में क्यों था, यह चर्चा में क्यों था, सुर्खियों में क्यों था। आरबीआई ने एनबीएफसीएस की निगरानी के लिए वित्त उद्योग विकास परिषद एफआईडीसी को स्व विनियामक संगठन का दर्जा प्रदान किया। एफआईडीसी
वस्तुतः भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का प्रतिनिधि निकाय है। तो ये जो एफआईडीसी है, यह क्या है बच्चों? एफआईडीसी यह है कि यहाँ पे फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, फाइनेंस इंडस्ट्री फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल, डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहाँ पे देखते हैं स्व विनियामक संगठन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है इस वह क्या है। कानूनी आधार इसका देखते हैं हम। कानूनी आधार इसका विधिक आधार है विनियामक संस्थाओं आरईएस के लिए स्व विनियामक संगठनों एसआरओएस को मान्यता देने हेतु आरबीआई का व्यापक फ्रेमवर्क 2024 है। अब यहाँ पे एसआरओ की पात्रता देखते हैं। इसके लिए पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो एसआरओ का गठन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में किया जाएगा। इसके पास पर्याप्त नेटवर्थ होनी चाहिए तथा इसकी शेयर होल्डिंग अलग अलग संस्थानों के पास होनी चाहिए। साथ ही इसके अपने क्षेत्र की प्रतिनिधि संस्था होनी चाहिए। कोई भी संस्था एसआरओ की चुकता शेयर पूंजी का 10% या उससे अधिक नहीं रखेगी। यह जो है कि इसकी एलिजिबिलिटी होगी, पात्रता हो गई। अब देखते हैं एसआरओएस की जिम्मेदारियां क्या है। जो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी जिम्मेदारियां क्या है। जिम्मेदारियां क्या है। सदस्यों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, इसमें आचार संहिता तैयार करना, शिकायत निवारण करना और विवाद समाधान मध्यस्थता फ्रेमवर्क स्थापित करना इत्यादि शामिल किया गया है। विनियामक के प्रति इसमें विनियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करना, संबंधित क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना और अग्रिम चेतावनी संबंधी रुझानों का पता लगाना शामिल है। गवर्नेंस फ्रेमवर्क निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र होंगे। 1/3 सदस्य जो होंगे वह स्वतंत्र होंगे। अब यहाँ पे देखिए जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है इसके बारे में क्या कहा गया है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। यहाँ पे देखिए पंजीकरण इसका कब किया गया। ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत होती है। 1956 के तहत पंजीकृत होती है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। इसका जो उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य जो होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है ऋण प्रदान करना और जो शेयर बांडों तथा प्रतिभूतियों में निवेश करना। इनमें कृषि, औद्योगिक गतिविधि, व्यापार यानी प्रतिभूतियों को छोड़कर सेवाओं की बिक्री और अचल संपत्ति के निर्माण जैसी गतिविधियां शामिल नहीं होती हैं। अब यहाँ पे देखिए बैंकों से अंतर होता है। बैंकों से अंतर, ये मांग जमा स्वीकार नहीं करती है। ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये स्वयं पर आहरित चेक जारी नहीं कर सकती है। इस तरीके से हम सबने देखा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए दूसरी न्यूज है और दूसरा टॉपिक है। तो यहाँ पे देखिए एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यहाँ पे देखिए जो आरआरबी होता है, आरआरबी का मतलब होता है बच्चों की रीजनल रूरल बैंक, यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो देखिए बच्चों क्यों चर्चा में है, क्यों सुर्खियों में है। हाल ही में केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिद्धांत के आधार पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है। केंद्र सरकार ने आरआरबीएस का विलय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया है। तो बच्चों न्यूज में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के वित्तीय विभाग सेवा ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिद्धांत के आधार पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की अधिसूचना को सूचित किया है।
किया है। और यह जो सूचना लाई गई है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत विलय की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिए इससे अन्य संबंधित तथ्य क्या है कि यह विलय का चौथा चरण है। इस विलय के बाद 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में अब 28 आरआरबी होंगे, जो पहले 43 थे। पहले 43 थे, अब जो है कि 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 28 होंगे। याद रखिएगा इसको। विलय का पहला चरण वित्त वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2010 तक डॉक्टर व्यास समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इसमें एक राज्य के भीतर एक ही प्रयोजक बैंक के तहत आरआरबीज के विलय पर ध्यान केंद्रित किया गया था। पहला चरण है 2006 से लेकर 2010 तक। और इसमें कौन थे? व्यास समिति। आगे देखते हैं बच्चों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में कुछ जानकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में दी गई है, उन सबको हम देख लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक। उत्पत्ति इसकी कैसे हुई थी? नरसिंहम वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी की स्थापना हुई थी। तो आरआरबी की जो स्थापना आपकी हुई है 2 अक्टूबर 1975 को। केंद्र सरकार की इसमें हिस्सेदारी होती है 50%, राज्य सरकार की 15% तथा प्रयोजक वाणिज्यिक बैंक की हिस्सेदारी होती है 35%। अब आगे देखते हैं विनियमन और पर्यवेक्षण। आरआरबीएस का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अंतर्गत किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक नाबार्ड इनका पर्यवेक्षण है। जैसा कि आप सब जानते हैं नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी, नाबार्ड की स्थापना। आगे देखते हैं पर्यवेक्षण करता है। कर उद्देश्यों से आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत इन्हें सहकारी संस्थाओं के रूप में दर्जा प्राप्त होता है। स्थिति आज क्या है इनकी कि 700 जिलों में 22,000 ब्रांच है, जिनमें 92% ब्रांच ग्रामीण या अर्ध इलाकों में स्थित है। अब देखते हैं आरआरबीएस के मुख्य आवश्यकताएं क्या है। इनकी आवश्यकता क्या है? मुख्य आवश्यकताएं, इन्हें समायोजित निवल बैंक ऋण या क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर जो भी अधिक हो का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को ऋण के रूप में वितरित करना पड़ता है। सरल शब्दों में आरआरबीज को अपने कुल ऋण का 75% हिस्सा पीएसएल को देना पड़ता है। आरबीआई के नियमानुसार उन्हें 9% का जोखिम भारतीय स्थितियों की तुलना में पूंजी अनुपात CRAR बनाए रखना अनिवार्य होता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो। अब आगे देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला न्यूज है आप सबके सामने, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यह चर्चा में क्यों था? यह न्यूज में क्यों था बच्चों? देखते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक तो सुर्खियों में क्यों था? आरबीआई ने एक दशक में पहली बार किसी बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया। यह लाइसेंस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया है। आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक लघु वित्त बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह एक ऐसा लाइसेंस है जो किसी बैंक को व्यावसायिक और निवेश बैंकिंग सहित सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलने की पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, स्थिति क्या है। स्थिति जो है बैंक को न्यूनतम 5 वर्षों से अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा क्या है स्टॉक लिस्टिंग बैंक के शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने चाहिए। तीसरा है नेटवर्थ, बैंक की न्यूनतम नेटवर्थ जो है कि 1000 करोड़ होनी चाहिए, 1000 करोड़ रुपए होनी चाहिए। और CRAR जो इसका है, इसको क्या कहते हैं कि CRAR
यह जो है कैपिटल टू रिस्क एसेट्स रेशियो, कैपिटल टू रिस्क एसेट्स असेट्स के लिए पूंजी जोखिम भारतीय अस्थिर अनुपात, पूंजी जोखिम भारतीय अस्थिर अनुपात की पूर्ति करना अनिवार्य होता है। यह चीज यहीं पर लिखी गई है, अनिवार्य होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे इसकी जो वित्तीय स्थिति प्रेजेंट टाइम में क्या है। इसकी वित्तीय स्थिति क्या है, लाभप्रदता, पिछले 2 वित्त वर्षों में बैंक को निवल लाभ प्राप्त होना चाहिए। परिसंपत्ति गुणवत्ता, पिछले दो वित्त वर्षों में सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति, सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति। और निवल गैर निष्पादित परिसंपत्ति, यहाँ पे क्या है कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रमशः 3% और 1% से कम या बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जीएनपीए और एनएनपीए जो है 3% से 1% या कम या बराबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं प्रमोटर संबंधी शर्तें क्या है, प्रवर्तक या प्रमोटर संबंधी शर्तें क्या है। क्या है, तो परिवर्तन प्रक्रिया के दौरान न तो कोई नया प्रवर्तक प्रमोटर जोड़ा जाएगा, न ही मौजूदा प्रवर्तकों में कोई बदलाव किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं प्राथमिकता, विविध ऋण पोर्टफोलियो वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्राथमिकता दी जाएगी, स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्राथमिकता दी जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसएफबी, इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है बच्चों, इन सबको देख लेते हैं। लघु बैंक, लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो यार इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, सबसे पहले देखते हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी, इसकी जो घोषणा है केंद्रीय बजट 2014-15 में की गई थी, 15 में की गई थी। इसका पंजीकरण कब किया गया था, ये कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। तो इसकी जो क्या कहते हैं, इसका पंजीकरण जब जो किया गया था कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। अब इसको लाइसेंस क्या है, लाइसेंस के बारे में देखते हैं। इन्हें बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया। इनको लाइसेंस कब दिया गया, तो यह दिया गया था बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा के 22 के तहत। अब यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनका उद्देश्य क्या है, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, वंचित और बैंकिंग सुविधाओं से अछूते लोगों के लिए बचत के साधन उपलब्ध कराना और उच्च तकनीक कम लागत परिचालन मॉडल के माध्यम से लघु व्यवसाय की इकाइयों छोटे किसानों को ऋण आपूर्ति करना। अब यहाँ पे देखिए पूंजीगत आवश्यकता, लघु बैंकों के लिए न्यूनतम चूकता वोटिंग इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपए होगी। वर्तमान मानदंडों के अनुसार न्यूनतम चूकता वोटिंग इक्विटी पूंजी नेटवर्थ की आवश्यकता 200 करोड़ रुपए है। प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए जो एसएफबी यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक में परिवर्तित होना चाहते हैं उनके लिए नेटवर्थ की प्रारंभिक आवश्यकता 100 करोड़ रुपए होनी चाहिए, जिसे बाद में बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करना अनिवार्य होता है। इस तरीके से हम सबने देखा बहुत अच्छे तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब हम आगे देखते हैं बच्चों, अब अगली न्यूज देखते हैं बच्चों, लघु वित्त बैंक के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण मानदंड, लघु वित्त बैंक के लिए प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण मानदंड यानी प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। यह सुर्खियों में क्यों था, जो पीएसएल यानी प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग से जुड़े नए नियम भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत जारी किया गया है। जो यहाँ पर क्या कहते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पीएसएल संबंधी नियमों के लिए मुख्य कुछ बदलाव किए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले देखते हैं जो पुराना नियम है यानी ओल्ड रूल जो है। अब देखते हैं नए नियम वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी होंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, सबसे पहले क्या था
कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, यहाँ पे को अपने एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट एनबीएफसी का 75% हिस्सा जो है पीएसएल क्षेत्र को ऋण के तौर पर देना अनिवार्य होता था। पहले क्या होता था कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, अपने जो नेटवर्थ होता था उनका, जो एडजस्ट नेट बैंक क्रेडिट होता था, उसका 25% जो हिस्सा था, वह जो है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्षेत्र को ऋण के तौर पर देना अनिवार्य होता था। 40% कृषि सूक्ष्म उद्यम आदि जैसे पीएसएल क्षेत्र के लिए अनिवार्य था। 35% फ्लेक्सिबल ऋण आवंटन जैसा था। इस हिस्से का उपयोग जो स्मॉल फाइनेंस बैंक उन पीएसएल क्षेत्रकों को ऋण देने के लिए कर सकते हैं जहां उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो। अब नए नियम क्या है? तो देखिए, नए नियम कुल पीएसएल का घटाकर अब एएनबीसी का 60% कर दिया गया है। पहले क्या होता था, 75% हिस्सा देना होता था एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, अब जो है कि 60% कर दिया गया है। 40% इसे कृषि सूक्ष्म उद्यम आदि पीएसएल क्षेत्र के लिए अभी भी अनिवार्य रखा गया है। 20% जो है फ्लेक्सिबल, अब इसका उपयोग गैर पीएसएल सुरक्षित ऋणों के लिए किया जा सकता है। इस तरीके से नए और पुराने रूल्स हो गए। अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के बारे में। शुरुआत इसकी कब हुई थी? शुरुआत इसकी पीएसएल की शुरुआत 1970 के दशक में हुई थी। अवधारणा इसकी देखते हैं आरबीआई द्वारा प्रारंभ किया गया था। पीएसएल पीएसएल फ्रेमवर्क बैंकों को बाध्य करता है कि वे अपने समायोजित निवल बैंक ऋण या एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट एएनबीसी का एक निर्धारित प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के रूप में प्रदान करें। एएनबीसी में क्या शामिल होता है? निवल बैंक ऋण एनबीसी गैर सांविधिक तरलता अनुपात यानी नॉन एसएलआर बॉन्ड में बैंकों का निवेश आदि। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की श्रेणियां क्या है? कृषि है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है, एमएसएमई है, निर्यात ऋण हो गया, शिक्षा हो गया, आवास हो गया, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादि। पीएसएल के मानदंड किन पर लागू होते हैं? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित सभी वाणिज्यिक बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक और वेतनभोगी बैंकों को छोड़कर प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक। अब देखते हैं सरफेसी अधिनियम 2002। चर्चा में क्यों था सरफेसी अधिनियम 2002? सरफेसी अधिनियम 2002 चर्चा में क्यों था? हाल ही में उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में सरफेसी अधिनियम 2002 और सरफेसी नियम 2002 में मौजूद विसंगतियों को उजागर किया है, जो है कि उच्चतम न्यायालय ने। विरोधाभास क्या है? कंट्राडिक्शन क्या है? धारा 13(8) 2016 के संशोधन के पश्चात एक बार नीलामी की सूचना ऑक्शन नोटिस प्रकाशित हो जाने के बाद उधारकर्ता अपना पूरा ऋण चुकाकर गिरवी की गई परिसंपत्ति को पुनः प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार खो देता है। नियम 8 और 9 ये नियम संकेत देते हैं कि नीलामी की सूचना प्रकाशित होने के बाद भी नीलामी की वास्तविक तिथि तथा उधारकर्ताओं के पास संपत्ति को छुड़ाने का एक अवसर उपलब्ध रहता है। वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 सरफेसी एक्ट 2002। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देखते हैं, बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गैर निष्पादित अस्थियों एनपीएस की शीघ्र एवं प्रभावी वसूली सुनिश्चित करना। गैर निष्पादित अस्थि बैंक के ऐसे ऋणों या अग्रिमों का एक वर्गीकरण है जिसके पुनर्भुगतान चूक के अधीन है या बकाया है। कोई ऋण बकाया तब कहलाता है जब मूलधन या ब्याज के भुगतान में देरी होती है, उसमें चूक हो जाती है। कोई ऋण गैर निष्पादित अस्थि तब माना जाता है जब ब्याज और मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक विलंबित रहती है। हाँ, लेट हो जाता है तब। अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या है? एनपीए का वर्गीकरण और नोटिस। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋणों को एनपीएस में वर्गीकृत किया जाता है। कानूनी कार्रवाई से पहले उधारकर्ताओं को 60 दिनों का डिमांड नोटिस मांग पत्र देना अनिवार्य होता है। वसूली की प्रमुख विधियां क्या क्या होती है? देखते हैं वसूली की प्रमुख विधियां।
तो सबसे पहला है प्रतिभूतिकरण। इनमें उन परिसंपत्तियों को व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में बदलकर निवेशकों के बीच जोखिम का विवरण किया जाता है, ताकि दबावग्रस्त अस्थियों की वसूली में जोखिम को कम किया जा सके। अस्थि पुनर्निर्माण। यह अधिनियम आरबीआई द्वारा पंजीकृत और विनियमित अस्थि पुनर्निर्माण कंपनियों के गठन का प्रावधान करता है। एआरसी एक ऐसा वित्तीय संस्थान है जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों से एनपीए या बैंड एसेट्स खरीदती है, ताकि वे अपनी बैलेंस शीट यानी वित्तीय विवरण को साफ कर सके। एआरसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित होती है और सरफेसी अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत होती है। उदाहरण देखते हैं, नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, एनएआरसीएल, इंडिया गेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, आईडीआरसीएल आदि। न्यायालय मुक्त प्रवर्तन धारा 13 के तहत सुरक्षित ऋणदाता जिनके पास परिसंपत्ति गिरवी न्यायिक स्वीकृति के बिना कृषि भूमि को छोड़कर संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं, उसे बेच सकते हैं। अब देखते हैं केंद्रीय डेटाबेस। केंद्रीय डेटाबेस वित्तीय अस्थियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण लेनदेन के पंजीकरण के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की गई है। उधारकर्ता के अधिकार। उधारकर्ता ऋणदाता या अधिकृत अधिकारी के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निवारण के लिए ऋण वसूली अधिकरण डीआरटी की शरण ले सकते हैं। डीआरटी की स्थापना ऋणों की वसूली और दिवालियापन अधिनियम 1993 के तहत की गई है। आगे देखते हैं बच्चों, अन्य महत्वपूर्ण कुछ घटनाक्रम दिए गए हैं अदर की डेवलपमेंट्स। तो सबसे पहले स्विफ्ट मैसेजिंग नेटवर्क के बारे में बात की गई है। तो भारतीय बैंकों ने स्विफ्ट मैसेजिंग फ्रेमवर्क ISO 20022 को तेजी से अपनाया है। ISO 20022 वित्तीय जानकारी के लिए एक ओपन ग्लोबल स्टैंडर्ड है। स्विफ्ट के बारे में क्या जानकारी है कि स्विफ्ट से आशय है कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसकी स्थापना 1973 में 15 देशों के 239 बैंकों द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। इसका उद्देश्य है सीमा पार वित्तीय संचार को सुव्यवस्थित और सुरक्षित बनाना। ब्रिक्स पे एक वास्तविक प्रस्तावित सीमा पार भुगतान प्रणाली है, जिसका उद्देश्य है स्विफ्ट पर निर्भरता को कम करते हुए ब्रिक्स सदस्य देशों के मध्य व्यापार और वित्तीय लेनदेन को सुगम बनाना। तो अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज है हमारी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2018 में संचार मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के डाक विभागों के अंतर्गत 100% सरकारी स्वामित्व वाले भुगतान बैंक के रूप में की गई थी। भुगतान बैंक ऐसे विशिष्ट वित्तीय संस्थान होते हैं जिन्हें बैंकिंग सुविधाओं से वंचित और कम बैंकिंग पहुंच वाली आबादी को बुनियादी बैंक सेवाएं प्रदान करने के लिए गठित किया गया है। इसका उद्देश्य है व्यापक डाक नेटवर्क का लाभ उठाते हुए प्रत्येक नागरिक के द्वार तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। यहाँ पे प्रदत्त सेवाएं बचत या चालू खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, DBT, बिल और उपयोगिता, यूटिलिटी भुगतान तथा ऋण बीमा आदि जैसे तृतीय पक्ष थर्ड पार्टी उत्पादों तक पहुंच। या 2 लाख रुपए तक की बैंक जमाएं स्वीकार कर सकते हैं और धन अंतरण का बिल भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकते हैं, किंतु यह ऋण नहीं दे सकते और न ही क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। PCA फ्रेमवर्क अगली न्यूज है आपकी PCA फ्रेमवर्क। PCA फ्रेमवर्क लगभग 500 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक UCBS 1 अप्रैल 2025 से RBI के त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई PCA फ्रेमवर्क के दायरे में आ जाएंगे। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। PCA फ्रेमवर्क के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 2002 में ही शहरी सहकारी बैंकों UCBS के लिए जुलाई 2024 में PCA फ्रेमवर्क को लागू किया था। UCBS के मुख्य सुपरवाइजरिंग एक्शन फ्रेमवर्क SAF के बदले PCA फ्रेमवर्क लागू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? समय रहते पर्यवेक्षी उपायों को लागू करना, UCBS को आर्थिक संकट से निपटने हेतु उपायों को लागू करने के लिए बाध्य करना, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति फिर से ठीक हो सके।
आगे देखते हैं किन बैंकों पर लागू है। टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 श्रेणियों के सभी सहकारी बैंकों पर। फ्रेमवर्क के तहत निगरानी के प्रमुख क्षेत्र हैं पूंजी, परिसंपत्ति की गुणवत्ता, लाभप्रदता आदि। CAR प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी का कुल जोखिम भारित अस्तियों से अनुपात है। इसे पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात CRAR भी कहा जाता है। देखते हैं बच्चों, अगली न्यूज है वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम FRI। इसे मई 2025 में दूरसंचार विभाग की डिजिटल इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक जोखिम आधारित पैमाना है जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम के आधार पर वर्गीकृत करता है। यह भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग NCRP, दूरसंचार विभाग के चक्षु मंच, चक्षु प्लेटफॉर्म तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा की गई महत्वपूर्ण जानकारी सहित विविध हितधारकों से प्राप्त इनपुट का परिणाम होता है। तो बच्चों, आज का चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। हम आपको मिलेंगे अब अगले चैप्टर में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अब मिलेंगे हम आपको अगली क्लास में चैप्टर 2 के साथ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन कर सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले पार्ट में।